नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में और आज की राजनीतिक परिचर्चा पर हमारे साथ हैं हर्ष कुमार जी। और आज हम बहुत सारी बातें करेंगे, केजरीवाल की भी करेंगे, जो इलेक्शन की लिस्टें हैं उनकी भी करेंगे, इलेक्शन के माहौल की भी करेंगे और कंगना रनावत की भी करेंगे निश्चित रूप से। और कुछ हर्ष जी चाहेंगे वो भी करेंगे। अवश्य स्वागत है आपका हर्ष जी। धन्यवाद, नमस्कार। देखिए पहले तो सबसे पहले कटघरे में आज आपको ही बैठाने वाला हूँ मैं, ये समझ अच्छा। लीजिए कि आपकी अदालत आज शुरू हो गई है यहीं पे। आप ये बताइए कि आप कांग्रेसियों के टिकट कटवा रहे हैं और इतना बवाल आपने जयपुर में मचाया हुआ है कि कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी ही बदल दिया वहां से। तो देखिए, इसमें मेरे जो है ऊपर तो मेरे चार्ज ये था कि मैंने कांग्रेस से टिकट दिलवाया है, आप कह रहे हैं कटवाया है। कांग्रेस से तो अब आप चलिए दिलवाया है या कटवाया है, आप ये स्पष्ट कीजिए कि सुनील शर्मा का जो टिकट कटा है वो जयपुर डायलॉग के कार्यक्रम में आते थे। इन सब बातों पे आप पहले आपकी प्राथमिक टिप्पणी दीजिए आप मुझे। भाई ये मुझे ये नहीं पता कि ये बात जो है ये कांग्रेसियों को इतने वर्षों बाद क्यों पता चली, क्योंकि वो तो 2017 से जुड़े हुए हैं जयपुर हम्म डायलॉग से। हम्म और जयपुर डायलॉग जो प्लेटफॉर्म है वो सभी प्रकार के विचारों को सामने रखने के लिए बनाया गया था। आप यदि आरंभ में देखें उसमें जो हमारे जो फाउंडर मेंबर्स जो थे, जिन लोगों ने फाउंडर किया था, उसमें एक यूसुफ ऊंझा वाला है, बेंगलोर के हैं। हम्म और जो पहला जो हमारा जो प्रोग्राम हुआ था 2016 में हुआ था, उस समय मैं सर्विस में था, तो रिटायर हुआ हूँ मैं जुलाई 2020 में। हम्म तो उसके जो पार्टिसिपेंट थे उसमें बाहर से केवल 7 लोग आए थे। और उस 7 लोगों में कौन कौन था, आप ये देखिए कि उस 7 लोगों में तारिक फतेह थे, यूसुफ ऊंझावाला थे, उसमें एक ये आपके तुफैल अहमद हुआ करता है ना, वो एक थोड़ा आजकल एक्टिव नहीं है ज़्यादा। तो एक वो तुफैल अहमद था, एक हमारे फिरमानी जी थे, एक्स चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र, सुशांत सरीन थे, डेविड फ्रॉली थे। तो ये सारे लोग उसमें थे। और अता हसनैन, सैयद अता हसनैन, लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन, जो कि कश्मीर कोर के कमांडर रह चुके थे। तो ये 7 लोगों से आरंभ हुआ था जयपुर डायलॉग्स। और इसके बाद इसमें बहुत सारे लोगों ने अलग अलग विधाओं से ज्वाइन किया। अब हमारे प्रोग्राम में तो साहब आप ये देखिए कि आलोक मेहता जी को आप जानते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल। आलोक मेहता जी आए हुए हैं, कई बार ऑनलाइन आए हुए हैं और फिजिकल भी प्रोग्राम में आए हुए हैं। शेखर गुप्ता भी आए हुए हैं। अच्छा, शेखर गुप्ता भी आए थे? अच्छा। बिल्कुल, शेखर गुप्ता भी आए हुए हैं। ऐसे कई लोग आए हुए हैं जिनको आप ये ब्रांड नहीं कर सकते कि वो किसी भी प्रकार से कमिटेड विचारधारा के लोग हैं। कमिटेड विचारधारा के लोग भी आए हुए हैं। कांग्रेसियों के नाम ले लें अगर, तो कांग्रेसियों में आप नाम सुना ही पड़ रहा होगा शशि थरूर का। उन्होंने आने का कमिट किया था, लास्ट मोमेंट पे कुछ गड़बड़ हो गई तो नहीं आए वो आने वाले थे, उनका एडवर्टाइज भी हो गया था। उनकी बहस थी डेविड फ्रॉली से हिंदुत्व के ऊपर लेके। इट वाज वेल एडवर्टाइज्ड एट दैट टाइम। आप ये देखिए गौरव वल्लभ को आप जानते हैं। गौरव वल्लभ चुनाव लड़ चुके हैं, एक बार जमशेदपुर से लड़ चुके हैं और एक बार उदयपुर से लड़ चुके हैं। वो 2 या 3 बार वो आए हुए हैं। तो कांग्रेसी तो ऐसा हमने कभी ये पूर्वाग्रह या दुराग्रह रखा भी नहीं था। मैं किसी पार्टी का मेंबर नहीं हूँ। जयपुर डायलॉग्स में हर प्रकार की विचारधारा के लोगों का स्वागत रहता है कि आप आए। फिर धीरे धीरे समस्या क्या है कि ये जो कांग्रेसी या जो लेफ्ट लिबरल टाइप के जो लोग होते हैं ना, पंचमक्कार जिनको मैं बोलता हूँ, इनके साथ बड़ी भारी प्रॉब्लम है। ये केवल और केवल इनके जो वाहियात बातें हैं वही यदि आप करें तो ये आपके साथ आएंगे, वरना ये बायकॉट कर देंगे। जैसे कि इन्होंने भी एंकर्स का किया। कितने एंकर्स थे, 13 या 14? 14 एंकर्स का। 14 एंकर्स का। अब उन एंकर्स की क्या गलती थी, जो हम जिसके बारे में चर्चा कर चुके हैं। इन्होंने तो एंकर्स का बायकॉट कर दिया, तो इन्होंने जो है वो
बहुत सारे लोगों ने, लेफ्टिस्ट को तो हमने शुरू से बुलाते रहे, एक बार भी नहीं आए, लेकिन मैंने रोमिला थापर को भी बुलाया। मैंने रामचंद्र गुहा को भी बुलाया, तो इन लोगों ने आने से मना कर दिया। तो हमारी गलती थोड़ी है, तो सभी को बुलाते हैं। हमने तो, आप जानते होंगे, ये क्या नाम है, विभूति नारायण राय, ऐसे लोगों तक को बुलाया है, जो कि खाँटी बिल्कुल, जिसको हम बोलते हैं कि कांग्रेस का जो इकोसिस्टम है उसके ही पोषित है पूरी तरह से, ऐसे लोग भी आए हुए। तो इन लोगों का ये दुराग्रह कि साहब ये देखिए आपने, अच्छा दूसरी बात ये है कि जो हमारे जो यूट्यूब चैनल है और जो डिजिटल मीडिया है सारा, उसमें किसी का हस्तक्षेप नहीं है, वो केवल वो पूरी तरह से मैं, और उसमें डायरेक्टर्स केवल मैं और मेरा बेटा है, और बल्कि मैं ही हूँ नहीं, मैंने तो देखा है सब चीज, मुझे पता है सब चीजें कैसे होती हैं। एक्सक्लूसिवली जो है वो मेरा ही है, उसमें किसी का दखल नहीं है। लेकिन जो एनजीओ है, जो सेक्शन 8 की कंपनी जो एनजीओ है, उसका नाम है जयपुर डायलॉग्स फोरम, उसमें हर तरह के लोग हैं, उसमें भारतीय जनता पार्टी के भी लोग हैं, उसमें कांग्रेस के भी लोग हैं, उसमें और अन्य विधाओं से जो नॉर्मल बिजनेसमैन है वो भी हैं, और उसका जो मेंबरशिप है तो बड़ी लंबी चौड़ी है, उसमें तो पता नहीं कौन कौन से लोग हैं। तो जब इनके ऊपर ये प्रहार किया गया तो ये अत्यंत अवांछनीय था। अच्छा, फिर दूसरी बात, उन्होंने चूंकि वो टिकट वगैरह मांग रहे थे, तो उन्होंने पहले ही अक्टूबर में ही डायरेक्टरशिप छोड़ भी दी थी। मैंने मना भी किया था कि क्या करना है, लेकिन उनका नहीं, आप मेरी पार्टी को जानते नहीं हो। अच्छा। और ये बात सही भी है, क्योंकि देखिए आप तो मेरी चैनल अच्छी तरह से जानते हैं, हम तो भारतीय जनता पार्टी की भी आलोचना करते रहे हैं समय समय पर, आरएसएस की भी आलोचना करते रहे हैं, फिर उन्होंने कभी बुरा नहीं माना। आप देखो, उन्होंने कभी बायकॉट नहीं किया, बल्कि उनकी तरफ से, मैं नाम नहीं लूंगा, आरएसएस की तरफ से बहुत ही शीर्ष स्तर के, राष्ट्रीय स्तर के जो उनके राष्ट्रीय संगठन बने हैं अलग अलग, उनके जो मुखिया थे, वो आके घर पे आके मुझसे बातचीत करके, और जिसको कहते हैं विमर्श किया उन्होंने, कि भाई ये जानने के लिए कि भाई आपके क्या आपत्तियां हैं, और उन आपत्तियों का विश्वास किया, ठीक है, ये आपकी, ये भी माना कि हाँ इसमें आपकी बात में दम है, तार्किक बातें हैं, हाँ हम इसके लिए कुछ करेंगे। तो आपने देखा होगा कि अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको परिवर्तन दिखेंगे भी कहीं पे भी उनके। तो ये तो होता है एक मैच्योर इंटरेक्शन, और एक होता है ये फूहड़ वाला जो अभी कांग्रेस ने दिखाया, और जो आज दिखा रहे हैं, जैसे कंगना रनावत का देख लीजिए। ये ऐसे लोग हैं, ऐसे विक्षिप्त, और ऐसे मैं कहूँगा कि इनका चरित्र जो है वो इतना गिरा हुआ है कि ये संदेश खाली पे नहीं बोलेंगे, ये बदायूं के हत्याकांड पे नहीं बोलेंगे, ये आपके जो नूपुर शर्मा के उसके ऊपर नहीं बोलेंगे, ये कन्हैयालाल के ऊपर नहीं बोलेंगे, ये 4 साल की बच्ची का रेप हो जाए उस पर नहीं बोलेंगे। बोलेंगे किस पर? ये जयपुर डायलॉग्स पर। ये चरित्र देखिए। तो सुनील शर्मा जी ने तो अपना टिकट वापस कर दिया, खैर अब उसके पीछे क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन इन्होंने टिकट दिया किसको? प्रताप सिंह खाचरियावास को। उसकी इमेज क्या है मैं बोलूंगा नहीं, डेफेमेशन हो जाएगा। उसकी इमेज आप जयपुर में किसी से पूछ लीजिए कि उस बंदे की क्या इमेज है और सुनील शर्मा की क्या इमेज है। सही बात यह है कि कांग्रेस को उसी तरह के लोग चाहिए। कांग्रेस में आज की डेट में राहुल गांधी जैसे पप्पू के नेतृत्व में किसी भी भले आदमी का गुजारा नहीं है अब। नहीं, बिल्कुल सही बात है। आप देखें ना, अभी नवीन जिंदल ने ज्वाइन की बीजेपी, गाली गलौज करने वाले ही चाहिए उनको। बिल्कुल सही कह रहे हो आप।
और जो देखिए जो ठीक ठाक लोग हैं वो तो निकल ही जा रहे हैं। अभी नवीन जिंदल का जो मामला हुआ, देखिए नवीन जिंदल का 4 दिन पहले भी किसी को नहीं पता था कि ये कांग्रेस छोड़ देंगे, और हारने के बाद से नवीन जिंदल घर पे बैठे हुए थे। देखा होगा आपने, वो किसी कांग्रेस पार्टी की किसी गतिविधि में नहीं रहे, पिछले 10 साल से मैं देख रहा हूं उन्हें। और जब वो लास्ट टाइम सांसद थे तो उस समय वो सारे देश में घूमते थे। फ्लैग फाउंडेशन वाला कितना बड़ा काम नवीन जिंदल ने किया था, आप तो जानते हैं। ध्वजारोहण वाला कितना बड़ा काम किया उन्होंने। ऐसे लोगों की ये कदर नहीं करते कांग्रेस वाले, और उन्होंने मिनटों में बीजेपी जो है इनकी और टिकट ले लिया और जीत भी जाएंगे। आप देखिए कल को अगर वो मिनिस्टर बने जीतेंगे। नजर आ रहे हैं। हाँ, करनाल की सीट है, 5-7 लाख से जीतेगा। कुरुक्षेत्र से सॉरी, जी। कुरुक्षेत्र की सीट है, 5-7 लाख से जीतेगा। वो हाँ, तो सारी फैमिली की सीटें सीट जो है है उनकी। ना, आप जी, जी। हरियाणा की सीट आप उधर से ऊपर से अगर आप देखिए 10 सीटें हैं, 10 सीटों में 4 तो दिल्ली रोड की हैं। हाँ, सही बात है। अंबाला, हाँ, कुरुक्षेत्र, करनाल और सोनीपत, हाँ। ये दिल्ली रोड की है। हुँ, और 3 फिरोजपुर रोड की है। हुँ। और 2 तो दिल्ली हैं, फरीदाबाद और गुड़गांव। रोहतक, हिसार और सिरसा, ये दिल्ली रोड की है। नहीं, और मैं कह रहा हूँ कि 3 फरीदाबाद और गुड़गांव तो दिल्ली ही है। और फरीदाबाद, गुड़गांव दिल्ली है, एक महेंद्रगढ़। तो ये 10 सीटें हैं। और इस 10 सीटों में, चूंकि अपन इलेक्शन की भी बात करनी है, इन 10 सीटों में मुझे तो नहीं दिख रहा कहाँ पे कांग्रेस जीत सकती है। रोहतक को कुछ छोड़ नहीं, के, कुछ नहीं। रोहतक में हो सकता है जीत जाए। और एक सीट इन्होंने आम आदमी पार्टी को दे दी। आम आदमी पार्टी को कुरुक्षेत्र ही तो दी है। नहीं, वो दी है ना, वो सुशील गुप्ता। हाँ, यही कुरुक्षेत्र वाली दी है शायद। हाँ, यही वाली दी है। कुरुक्षेत्र ही तो दी है। हाँ, इसीलिए नवीन जिंदल के लिए और भी आसान हो गया। नवीन जिंदल के लिए और भी आसान हो जाएगा। यहाँ तो बहुत एक तरफा लैंडस्लाइड विक्ट्री होगी उनकी। चलिए साहब, आगे बढ़ते हैं, सिलसिला आगे शुरू बढ़िए। करते हैं। केजरीवाल की जी, चिट्ठियों की क्या सोचते हैं आप? वो चिट्ठियां जो देखिए है दिल्ली भेजे केजरीवाल जा की रही है, अभी अरविंद अभी केजरीवाल। अभी हम जब बात कर रहे हैं तो एक चिट्ठी और आ गई है। हाँ, वही ये कह रहा हूँ ना, इनकी, सौरभ भारद्वाज की। हाँ, हाँ, सौरभ भारद्वाज की चिट्ठी आ गई है, और इसमें जो है इन्होंने कह दिया है कि कल हम विधानसभा का सत्र बुला रहे हैं, यानी कि बुधवार को। और हम्म विधानसभा का सत्र क्या बुला रहे हैं, ये लिखा है कि अस्पतालों और मोहल्ला क्लिनिक में मुफ्त दवाइयों और मुफ्त टेस्ट की स्थिति बताएं। यदि मुफ्त की दवा की कमी हो तो उसको ठीक करने का पूरा प्लान लेकर आए। स्वास्थ्य मंत्री विधानसभा की चर्चा का जवाब देंगे। बताइए साहब, विधानसभा का जो दुरुपयोग है तो विधानसभा का सत्र वो ईडी के कस्टडी दवाइयों में को बैठ के लेके। कैसे बुलाएगा? अव्वल तो उसको पहले एलजी को कन्विंस करना पड़ेगा कि भाई जो वो चिट्ठी हाँ, भेज रहा है। अभी तो विधानसभा मेरे का पास। सत्र बुलाने का जो प्रोसेस है वो ये है कि भाई कैबिनेट को प्रस्ताव पारित करके, और फिर मुख्यमंत्री जो है वो लिखता है गवर्नर को या लेफ्टिनेंट गवर्नर को कि सत्र को आहूत किया जाए, हम्म, और फिर गवर्नर जो है वो सत्र आहूत करता है। हाँ, तो अब हाँ। ये प्रोसेस कैसे वो पूरा करेंगे, मुझे नहीं पता। अच्छा, इसके बारे में एक और भी चीज इनकी सामने आई है, सौरभ भारद्वाज वाला। इसमें लिखा गया है कि अरविंद केजरीवाल का ईडी कस्टडी से दूसरा निर्देश। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज को दिया निर्देश कि साहब आप विधानसभा का सत्र बुलाएं इस बात के लिए। अब और हमें तो दूसरी पता तरफ नहीं ये। ईडी कह रहा है कि साहब ये कैसे दे रहे हैं निर्देश। तो मैंने हाँ, उसका एक तोड़ निकाला है। जी। मैंने इसके ऊपर ये है विचार रखा है सभी के लिए हम्म, कि भाई देखिए, हम्म, अरविंद केजरीवाल को दिव्य शक्तियां प्राप्त है। हाँ। मैं खुलासा कर रहा हूँ, देखिए आप समझिए ना, दिव्य शक्तियां हाँ, कैसे प्राप्त है। देखिए कुछ ऐप होते हैं, वो आप बोलिए तो वो आपके बोलने के अनुसार वो टाइप कर लेते एआई में होता हैं। है। फिर हाँ। हाँ, तो वो हाँ डिक्टेशन सॉफ्टवेयर आता है, वो उसको हम्म, टाइप कर लेते हैं, और फिर हम्म, उसी पे आप कमांड दीजिए प्रिंट, तो वो प्रिंट कर देते हैं। हम्म, तो जो वाईफाई का जो सिस्टम है वो दिव्य शक्तियों के द्वारा केजरीवाल की बॉडी में ही लगा हुआ है। तो केजरीवाल जो बोलते हैं उसको वो ट्रांसमिट कर देता है, और वो ट्रांसमिट कर देता है जिसके यहाँ भी ट्रांसमिशन करना होता है, चाहे आतिशी के यहाँ ट्रांसमिशन करना हो, चाहे सौरभ के यहाँ ट्रांसमिशन करना हो, वो दिव्य शक्ति के द्वारा ट्रांसमिट हो जाता है, प्रिंट हो जाता है। लेकिन इस पर दस्तखत नहीं दिखाई पड़े मुझको, आपको दिखाई पड़े क्या? वो दस्तखत पता नहीं उन्होंने ब्लर किया हुआ है या क्या है, दस्तखत वाला पोर्शन खाली पड़ा रहता है। ये बात तो सही है, वो तो दस्तखत तो दिखाई नहीं दी इस पे।
और मुझे हाँ, तो लगता वो है कि ये शायद संजय जी ऐसा लगता है मुझे कि जो लेकिन एक बात तो माननी पड़ेगी नवंबर साहब में जो कि हाँ जी नौटंकी में आम आदमी के आसपास नहीं है कोई। नहीं साहब बिल्कुल कांग्रेस तो नौटंकी में चिलम भी नहीं भर सकती आम आदमी पार्टी। नहीं दरअसल ये जो आपने बात बताई है ना कि वो जो उनके यहाँ वाईफाई लग गया उनके शरीर में वाईफाई है उसकी वाइब्रेशंस जो है वो आतिशी और इन तक पहुंचती हैं। मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल जो है इतने लंबे समय से जो ईडी की उससे बच रहे थे वो कोई सर्जरी वगैरह करवा के आए पंजाब में विपसाना करके कि वो उसका ट्रांसमीटर मेरे शरीर में फिट कर दो और वो होता है ना किसी ऑपरेशन के बाद जब आपको कोई ऑपरेशन होता है डॉक्टर कहते हैं ना कि साहब आपको 2-3 महीने बेड रेस्ट करना है और आपको हिलना हाँ। डुलना नहीं है। तो वो उसी उसी प्रक्रिया की में अरविंद केजरीवाल ने इतना समय लिया, वरना वो ईडी के सामने पहले आ जाते। तो वो जो सिस्टम उससे अपने शरीर में लगवाया है चिप उन्होंने वो उसकी हीलिंग के लिए मुझे लगता है कि वो बाहर रुके हुए थे केजरीवाल। लेकिन तो अब एक तो बात तो है साहब, हाँ, हाँ। केजरीवाल की जो गिरफ्तारी हुई उसके बाद जैसी अपेक्षित प्रतिक्रिया थी उसकी उसका तो 10वां हिस्सा भी नहीं हुआ। नहीं, नहीं वो आम आम जनता में तो कोई प्रतिक्रिया है नहीं इसकी, कुछ भी। कोई ऐसा कुछ नहीं है और मैंने देखिए अभी यहाँ दिल्ली में एक बड़ा प्रसिद्ध अखबार है सांध्य टाइम्स, शाम का अखबार है और जी। ये वन एंड ओनली अखबार है इनका टाइम्स ऑफ इंडिया वालों का है, एनबीटी वालों का ही है। तो उसमें एक हमारे साथी हैं पत्रकार सूरज सिंह वो उसमें काम करते हैं। तो वो क्या काम करते हैं कि अक्सर वो मोबाइल से आम आदमी पार्टी की बीट भी कवर करते हैं। तो वो मोबाइल से जो है वो जनता की ओपिनियन लेते हैं जैसे लोकल ट्रेन में ईएमयू वगैरह जो गाजियाबाद में जाती हैं। तो जिस दिन केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई उन्होंने पहले ही दिन सुबह ही सुबह वो एक उन्होंने क्लिप शूट की 3 या 4 यात्रियों से ट्रेन में सवाल पूछे। तो एक भी यात्री ने केजरीवाल से सहानुभूति नहीं दिखाई। उन्होंने कहा कि भाई अगर बेकसूर है तो छूट जाएगा, डरने की क्या बात है। और कुछ ना कुछ किया ही होगा तभी अंदर गया है। किसी बंदे ने भी अपनी सहानुभूति नहीं दिखाई। आप पब्लिक ओपिनियन ले लीजिए किसी की भी। मैंने तो देखी नहीं कि किसी ने ये कहा हो कि बड़ा गजब हो गया भाई, बड़ा जुल्म हो गया। और जैसे आपने नौटंकी वाली बात कही, आपने वो वीडियो देखा होगा उसका आतिशी का कि वो एक पुलिस वाला गाड़ी को रोक रोक रहा है, बैरिकेड किया हुआ है, उतर के उससे लड़ना शुरू। वो तो कुछ भी नहीं कह रहा, वो सिंपली कह रहा है कि भाई आराम से निकलो, कौन है गाड़ी में जरा देख लें हम, क्योंकि उनको तो आदेश है कि उस तरफ नहीं जाने देना है, बैरिकेड किया हम्म। हुआ उन्होंने। ये यही 12 खंबा रोड कनॉट प्लेस से जब जाते हैं मंडी हाउस की तरफ, 12 खंबा रोड की बात है ये। तो वहां पे उन्होंने रोका और वो जबरदस्ती पल्ले पड़ गए और उसके साथ जो 3 आदमी गाड़ी में और बैठे हुए थे आम आदमी पार्टी वाले सड़क पे लेट गए। तमाशा करने में गोली मतलब मारो, इनका गोली मारो। हाँ, हमें ये कर दो, हमारे ऊपर गाड़ी चढ़ा दो, हमें गिरफ्तार कर लो, ये कर लो, वो कर दो, फलाना कर लो। और मैं आपको बताऊं, हकीकत बात ये है संजय जी, आम आदमी पार्टी में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर मूवमेंट ही नहीं बन पा रहा है, पार्टी के अंदर ही नहीं बन पा रहा। भगवंत मान तो अगले दिन आया, जिस दिन गिरफ्तारी होगी वो तो अगले दिन आया था, दोपहर के बाद आया था और उसने कह दिया यहाँ पे आके भाई हमें देश के कानून और कोर्ट पे भरोसा है। खत्म कर दिया किस्सा उसने, तो वो चला गया वापिस। ठीक। और वो देखिए ना वो राघव चड्ढा, झूठ बोले कौवा काटे, वो वहां गया हुआ है इंग्लैंड चश्मे का अपने आंखों का ऑपरेशन कराने के लिए। मतलब हमें नहीं पता कि ऐसा कौन सा आंखों का ऑपरेशन करवाने के लिए जो सिर्फ इंग्लैंड में ही हो सकता है और अब से नहीं है। मैं नहीं जानता उसे, मैंने लगभग 20-25 दिन से दिल्ली में उसका कुछ नहीं आता पता है। और तस्वीरें आप देख ही रहे होंगे कि वो किससे मिल रहा है वहां पे। वो जो खालिस्तान सपोर्टर वो गिल है, वो वहां की एमपी है जो इंग्लैंड की, उसके साथ उसके फोटो सोशल मीडिया पर। बताइए आपका नेता जेल में चला गया, इतना बड़ा आंदोलन दिल्ली में हो रहा है, आपको तो अपने यात्रा कैंसिल करके आ जाना चाहिए था यार, ठीक है ऑपरेशन बाद में करा लूंगा, चलते हैं अपने केजरीवाल जी गिरफ्तार हो गए हैं। ये हाल है इनका। राज्यसभा के 10-12 सांसद हैं इनके, राज्यसभा का कोई सांसद सड़क पे नहीं है साहब। क्यों ऐसे लोगों को बना रखा है, सब माल पानी अंदर वाले हैं। 10-12 सांसद कहाँ हैं? 10 सांसद हैं राज्यसभा के, 7 तो वहीं से ही हैं, दिल्ली से पंजाब के कोटे से हैं 7 और 3 दिल्ली से हैं। 10 सांसद तो हैं ही। 5 एक बार बने थे, आम आदमी 2 एक पार्टी बार के? बने। जी जी,
10 सांसद हैं राज्यसभा में। इनका तो जब एक, ये तो खबरें छपी थी कि एक लोकसभा सांसद है और 10 राज्यसभा सांसद, 10 राज्यसभा सांसद है आम आदमी पार्टी के। पंजाब से एक हाँ, साफ अभी है। तो जब से इनकी सरकार बनी है तब से एक ही बार तो चुनाव हुआ है। 10 नहीं तो नहीं नहीं टोटल नहीं सांसद हैं उनके। नहीं 10 नहीं तो नहीं, टोटल पंजाब नहीं है। में 2 बार हुआ है। पंजाब में 2 सीटें एक बार खाली हुई थी, 2 तब हुए थे, और 5 सीटें एक बार खाली हुई थी, 7 वो हुए थे, और 3 दिल्ली से हैं। 10 सांसद हैं, चेक कर लीजिएगा आप, बिल्कुल मुझे पक्का याद है, 10 सांसद ओके हैं इनके। हाँ, एक ओके। वो लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी वाले हैं वहां पंजाब के, संदीप पाठक है, राघव चड्डा है, संजय सिंह है, स्वाति मालीवाल हैं, कई हैं नाम, मैं कुछ भूल रहा हूँ, एनडी गुप्ता है इनके 10 सांसद हैं। तो उनमें से और कोई सड़कों पे दिखाई नहीं दे रहा, कोई आंदोलन नहीं कर रहा। पार्टी का जो ले देकर आतिशी कर रही है, वो सिर्फ इसलिए कर रही है कि चीफ मिनिस्टर बनना है इसे। आप ये तय मान लीजिए सुनीता सुनीता कि भाभी और आतिशी में झगड़ा चल रहा है। सुनीता भाभी के साथ कार्यकर्ता नहीं है संजय जी, दिक्कत ये है। क्योंकि इसकी इसकी जो है ना, इनकी होम रिहर्सल जो होती है ना, घर पे बैठ के एक बार रिहर्सल हो चुकी। जब संजय सिंह जो है, वो शायद उस समय तक संजय सिंह भी जेल नहीं गए थे, उस समय चर्चा हो चुकी थी कि अगर आने वाले समय में केजरीवाल को जाना पड़ा अंदर तो क्या करेंगे। तो बताया जाता है कि सुनीता केजरीवाल का नाम संजय सिंह और इन सब लोगों ने प्रपोज किया था। तो पार्टी कार्यकर्ताओं ने, एमएलए ने मना कर दिया था कि साहब ये तो संभव ही नहीं है बिल्कुल भी। और आप देखिए कैसे बनाएंगे। अगले साल फरवरी में चुनाव होना है, और अब हम मार्च खत्म हो चुका है, 8-9 महीने बचते हैं। अगर किसी की सीट खाली भी करा दें उपचुनाव कराने के लिए, तो चुनाव आयोग क्या पता उपचुनाव ही ना कराए कि भाई यहां तो विधानसभा नई बनने वाली है, उपचुनाव क्यों कराएं। तो एमएलए कैसे बनेगी? टेक्निकली चीज में टेक्निकली फंस गई ना। सुनीता केजरीवाल को एमएलए नहीं बनवा सकते, एमएलसी का प्रावधान दिल्ली में है नहीं, तो चीफ मिनिस्टर कैसे बनाए सुनीता केजरीवाल को? पूरी कोशिश की है इन्होंने। वो जो वीडियो आपने देखा होगा, जो वो बैठ के वो बोली है, वो चिट्ठी पढ़ी है कि मैं उनकी धर्मपत्नी बोल रही हूँ, और वो चिट्ठी मुझे अरविंद केजरीवाल जी ने भेजी है। वो चिट्ठी, वो जो है, वो पता नहीं वहां गई थी मिलने के लिए, वहां से लेके आई, या वो ऑलरेडी लिखवा के रख के गए थे उनके पास। ये तो अब तक रहस्य की बात है कि वो चिट्ठी आई कैसे उनके पास। ये भी हो सकता है। ये आपने बड़े वाकये की बात कही कि वो जाने से पहले ये बिल्कुल 10-20 बिल्कुल। ऑर्डर टाइप करके गया है। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। वो जाने से पहले जो है, वो होते हैं बैकडेट में बहुत सारे काम होते हैं संजय जी, तारीख कोई भी जाने डाल से दो आप। पहले पहले से सोच से कि भाई ये अब तो मेरे को ले ही जाएंगे ऐसा लगता है, तो उसने हाँ, पहले से व्यवस्था कर ली है और कोई 10-12 आदेश जो है इस तरह के टाइप करवा के रखे हुए हैं, और वो 10-12 आदेश जो टाइप करके रखे हुए हैं उनको वो बार-बार और और देखिए संजय जी, निकालता इनमें ये रहेगा। जितने ये जो 1 बाय 1 आदेश आ रहे हैं ना, ये कोई आदेश नहीं है, ये रूटीन है कि जो दिल्ली सरकार सब्सिडी चलाए हुए है उसको बरकरार रखा जाएगा। वो जो निहारिका है, निहारिका राय इनकी सेक्रेटरी है, वो कौन है, कौन से डिपार्टमेंट की, उसने कह दिया कि साहब ये एक नई चिट्ठी आई है वहां से। तो ये ऑलरेडी एक प्लानिंग की है इन लोगों ने कि जेल में से रहकर चीफ मिनिस्टर रहेंगे, तो जेल में रह के काम कैसे दिखाया जाएगा कि जेल में रह के काम हो रहा है। और ये आप समझ लीजिए कि ये जो जितनी भी चिट्ठियां हैं, ये अगर इस स्पीड से ये एक के बाद एक खाली करेंगे ना, तो ये 10 दिन में ही खत्म हो जाएंगी, लोकसभा चुनाव से पहले ही। 25 मई को है यहाँ दिल्ली में चुनाव, तो यहाँ उससे पहले सारी चिट्ठियां खत्म हो जाएंगी, फिर आदेश आने बंद हो जाएंगे, लोग भूल जाएंगे केजरीवाल अंदर है। हाँ, बिल्कुल, लेकिन विधानसभा सत्र कैसे आहूत होगा, क्योंकि उसमें तो भई जो बाकायदा जो चिट्ठी जाती है, वो तो एलजी देखेंगे, एलजी उसको वेरीफ़ाई करेंगे कि हाँ भई ये आई है, हाँ, कैसी है, तभी तो बिल्कुल। एलजी विधानसभा के सत्र आदेश के बिना आहूत तो होगा। डिसीजन ले नहीं सकता स्पीकर, बिल्कुल सही हुँ, बात है। ये बात तो है, और दूसरा एक और आरोप उनके ऊपर आ गया है हमारे, अब तो एनआईए के चक्कर में भी जाएँगे, वो पन्नू भी जो है उसने भी हाथ खींच लिए, उसने भी इनके खिलाफ स्टेटमेंट दे दिया। ऊपर से ईडी कह रही है कि साहब इन्होंने अपने फ़ोन डिस्ट्रॉय कर दिए हैं, तो वो डिस्ट्रक्शन ऑफ एविडेंस का भी चार्ज लग गया। नहीं 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 संजय जी, इसमें तो मुझे लगता है कि ईडी को कुछ, इसमें क्या, ईडी को कोई केस वेस नहीं करना चाहिए, कुछ इस तरह की एक्शन नहीं लेना चाहिए कि भाई आप हिरासत में हो, और हफ्ते में 2 ही लोग मिल सकते हैं। अभी तक तो केवल सुनीता केजरीवाल मिल के आई, और किसी को तो परमिशन भी नहीं है मिलने की। अभी तो एक मीटिंग हुई है जिस दिन अरेस्ट हुए, उससे नेक्स्ट डे शाम को सुनीता केजरीवाल मिलने के लिए गई थी। उसके बाद से कोई मिलने के लिए गया केजरीवाल के लिए। तो फिर ये आप चिट्ठियां कहां से जारी कर रहे हो? तो ये भी तो एक गलत उसकी बात है जाँच ना कि शुरू आप, कर दी ईडी ने।
हाँ, जांच तो शुरू कर दी, लेकिन इसमें मेरा मानना है कुछ इसमें कुछ मुकदमा वगैरह भी तो होना चाहिए ना कि ये उल्लंघन है जो कोई एक कंडक्ट उनका ईडी की हिरासत का भी तो कोई होता होगा ना कि साहब उसमें रह के आप क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो, कैसे कर रहे हैं, और अगर कर रहे हैं तो झूठ कर रहे हैं, और झूठ कर रहे हैं तो ये उसके खिलाफ जब संविधान सभा बैठी थी तब उनको कल्पना नहीं थी कि कोई केजरीवाल जैसा भी चीफ मिनिस्टर आ सकता है। बिल्कुल। देखिए वो हाँ कल जी, मैंने वीडियो अंबेडकर किया था। अंबेडकर साहब ने सोचा नहीं था कि ऐसा हाँ, कुछ मैंने होगा। कल एक वीडियो किया था, उसमें ये मैंने बात रखी थी कि भाई देखिए ये चौथा केस है किसी चीफ मिनिस्टर के अंदर जाने का। हाँ, इसके पहले जो तीन चीफ मिनिस्टर गए थे, 96 में जयललिता गई थी, 97 में लालू गए थे और अभी कुछ दिन पहले आपके हेमंत सोरेन गए। उन हाँ। तीनों ने अरेस्ट होने से पहले रिजाइन कर दिया। और जयललिता तो दोबारा गई थी 2016 में। आप याद होगा आपको, जब पन्नीर सेल्वम को वो बना के गई थी चीफ मिनिस्टर, जब भी रिजाइन करके गई थी, अपना उत्तराधिकारी बना के गई थी तो जयललिता तो। बाकी जो चीफ मिनिस्टर्स थे वो तो रिजाइन करके जाते थे, इन्होंने पहले कहा ना, जेल का क्या मतलब है? तबे भूमि भगवान की, जेल भी भगवान की, वो भी भगवान की, तो जो भगवान की वही हमारी। जी, सही बात है। तो ये केजरीवाल जी की जो फिलॉसफी है और केजरीवाल जी के जो नए भारत की जो रचना हो रही है उनके द्वारा, वो निश्चित रूप से अत्यंत प्रशंसनीय है। क्या हाँ, सोचते हैं? लेकिन केजरीवाल की वो जो आप केजरीवाल का रूप धरते हैं, वो बहुत दिनों से आपने धरा नहीं है, ये उचित समय है उसका। एक वो सुनीता केजरीवाल का तो रूप धरा है, एक वो लेडी कौन है, उनका वीडियो बड़ा वायरल हुआ है, गजब बनाया है उन्होंने वो। आपने देखा होगा केजरीवाल की चिट्ठी का जो उन्होंने बिल्कुल इतना शानदार उन्होंने रखा है उसमें। सुना है कि नहीं आपने वो वीडियो? सुनिएगा मैंने आप नहीं उसे, आप देखा, आप हँस हँस मुझे के फॉरवर्ड लोटपोट कर हो दीजिएगा, जाएंगे। मैं देखूंगा उसको। मतलब लाजवाब है, मैंने कल रात वाले अपने शो में उसको दिखाया भी था। गजब है, वो एक लेडी है, मैं ये नहीं जान पाया कि वो कौन है। बिल्कुल सुनीता केजरीवाल की तरह ही बैठी है और एक चिट्ठी पड़ी है कि मैं आपका ठग्गू बोल रहा हूँ जेल से और मैं दिल्ली को ठगना जारी रखूंगा। गजब का बनाया, बहुत अच्छी मिमिक्री की है, बड़ा अच्छा कॉमेडी की है। आइए बात कर लेते हैं थोड़ी जो बाकी जो और दूसरे पॉलिटिकल टॉपिक्स हैं। हाँ जी। और कांग्रेस जो है उसको तो उड़ता तीर लेने का शौक है। आप ये देखिए कांग्रेस, कल कंगना रनावत वाला जो प्रसंग था वो भी गजब ही था साहब। अब हाँ। इनके जो प्रवक्ता जो हैं उनकी पहली जो क्वालिफिकेशन होती है वो है कि उनको गाली गलौज करना आना चाहिए। हम्म। बिल्कुल सही बात है। शालीनता उनके दूर दूर तक आसपास नहीं होनी चाहिए। अब सुप्रिया श्रीनेत की हरकतों के बारे में आप क्या कहेंगे, बताइए? देखिए, हरकतों के बारे में देखिए, उनकी जो बातें हैं ना, उस पर कोई भी विश्वास नहीं करेगा। आप ये बताइए कि आपका जो सोशल मीडिया हैंडल है, आप एक पार्टी के प्रवक्ता हैं, आप नेता नहीं हैं या कोई मंत्री नहीं है कि आपने अपना सोशल मीडिया हैंडल करने के लिए आपने स्टाफ रखा हुआ है। उन्होंने ये कहा कि पता नहीं किसने जो है वो मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर डाल दिया। इंस्टाग्राम और फेसबुक का जो लॉगिन पासवर्ड आप किसी अपने स्टाफ के साथ शेयर करके रखते हैं, और अगर वो शेयर करके रखते भी हैं, तो फिर आपकी परमिशन के बिना कैसे कोई डाल सकता है? वो आपसे तो पूछता होगा ना पोस्ट के, मैं ये पोस्ट डाल दूं क्या? कुछ तो आपने कम्युनिकेशन बनाया रखा होगा, या आप एक प्रवक्ता ही तो हैं साधारण। कोई ऐसा तो है नहीं कि आपके कैबिनेट मिनिस्टर हैं, आपके पास इतना भारी चार्ज है कि आपके पास सोशल मीडिया हैंडल करने के लिए समय नहीं है। आपको करना ही क्या है? और ये तो पत्रकार रही हैं पहले, सुप्रिया श्रीनेत तो ये बात गले उतरने वाली नहीं है। मैं नहीं मानता इस बात को कि वो किसी और ने इनके उस पर डाल दिया और इनकी मर्जी के बिना डाल दिया। बस इन्हें ये अंदाजा नहीं था कि इस बात का इतना भयंकर बवाल मिलेगा। और मैं तो कंगना रनावत को इसमें मैं कहूंगा कि उनकी पीठ थपथपाऊंगा कि जो उन्होंने सुप्रिया श्रीनेत को जो रिप्लाई किया, उन्होंने बहुत ही डिग्निटी के साथ और बहुत ही मैच्योर तरीके से उन्होंने उसका जवाब दिया, बहुत सभ्यता के साथ पेश आई वो। लेकिन ये तो सुप्रिया श्रीनेत से तो ऐसी चीज एक्सपेक्टेड है। मृणाल पांडे लिख रही है, बताइए साहब, शिवानी की बताइए। बेटी बताइए, आपका गजब है, ही है। गजब है। बताइए, शिवानी इतनी बड़ी साहित्यकार, रुतबा रहा, नाम रहा, और मृणाल पांडे नंदन, कादम्बिनी, साप्ताहिक हिंदुस्तान, हिंदुस्तान, इतने सारे अखबारों की संपादक रही हैं और बड़ा
साहित्य के क्षेत्र में उनका बड़ा सम्मान से नाम लिया जाता है, वो इस तरह से कमेंट कर रही हैं, अचंभे की बात है। बड़ा शर्मनाक है जो भी घटनाक्रम हुआ है, और मेरा तो मानना है कि इसमें कंगना रनौत का फायदा हुआ है। टिकट मिलते ही किसी के बारे में इतनी खबरें चल जाएं, मेरा मानना है कि लोगों की ऑलरेडी, मंडी वालों की तो सहानुभूति, मंडी वाले इतना तो मानते ही हैं कि भाई हमारे यहाँ की बेटी है, हमारे यहाँ की, बिल्कुल, यहाँ पैदा बिल्कुल, हुई है, तो बिल्कुल। मंडी वाले तो कम से कम इतना तो मान रखेंगे कि वो अ, ये दूसरी कंगना बात ये है कि रनौत को। देखिए मंडी की सीट जो है वहाँ पर जो हिमाचल प्रदेश में है, जी वो विगत कई वर्षों से देखिए पिछले 10-15 वर्षों में तो एकमात्र बार जो है वो उपचुनाव में हारी थी भारतीय जनता पार्टी, जब प्रतिभा सिंह खड़ी हो गई थी। जी जी, हाँ, और वीरभद्र सिंह के वो निधन के बाद की बात है वो तो। वीरभद्र सिंह जी के निधन के कुछ दिनों बाद जब उपचुनाव हुआ था, तो प्रतिभा सिंह उसमें खड़ी हो गई थी, तो वो जीत गई थी। जी और मैं देख रहा था हिमाचल के ऊपर कमेंट्री, लोग कह रहे हैं कि ये सीट को विक्रमादित्य सिंह के अलावा और कोई जीत नहीं सकता। और विक्रमादित्य सिंह की स्थिति क्या है आप जानते हैं। हम्म, बिल्कुल सही कह तो रहे हैं। इसलिए कंगना रनावत के सामने जीतने का इनका कोई प्रश्न मुझे पिछली दिखता नहीं। बार मंडी में बीजेपी को 68.75% वोट मिला था संजय जी, और 18.81% का जंप था, इंक्रीज था। और कांग्रेस से राम आश्रय शर्मा ये थे, इनको 25.68% मिला था। आप समझ लीजिए कि डिफरेंस समझ लीजिए, 4 लाख वोटों से, 4 लाख वोटों से हार हुई थी, इतनी भयंकर हार। बिल्कुल। हम्म, तो ये तो इन्होंने जिसको कहते हैं बेवकूफ़ियाँ तो करने का इनका जो एक्सपर्टीज़ है ना, तो इसमें तो कोई बात ही नहीं है। हाँ, वही एक से मणिशंकर एक अय्यर, मणिशंकर अय्यर टाइप लोग, वो कभी भी कुछ भी कह देते हैं और बस वो उल्टा ही पड़ जाता है इनको। बिल्कुल। तो ये तो अच्छा आप ये देखें कि जो डिफेंस दी है आपके सुप्रिया श्रीनेत ने, वो कितनी लचर है। और हाँ, वो तो लचर इसलिए भी है कि वो अकेली नहीं है जो उसने किया है। कई सारे कांग्रेस लोगों ने, कई सारे कांग्रेस के जो स्टेट मीडिया सेल के लोग हैं, उन्होंने भी वही वाली फोटो हाँ, वो जारी तो की। सबके सबके स्क्रीनशॉट चल रहे हैं सोशल मीडिया पे। सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल। बहुत सारे लोग हैं, किस-किस का नाम लें। तो नहीं, देखिए कांग्रेस कांग्रेस के मीडिया सेल वालों का तो काम है, देखिए साहब, अगर उनकी राष्ट्रीय प्रवक्ता इस तरह की कोई बात करती है तो उसे फॉलो करना और उसे फॉरवर्ड करना उनका तो काम है। ये मृणाल पांडे ने जो है ये कौन सी गुलामी ले ली है, मैं तो ये कह रहा हूँ सर। मृणाल पांडे काहे की गुलाम हो गई है, नवजीवन में इन्हें तो कुछ टाइम के लिए संपादक रख लिया था इन्होंने शायद, या प्रसार भारती में रही थी एक बार ये यूपीए के टाइम में। तो इनको इनको क्या जरूरत, इतनी क्या बेताबी थी कि कंगना रनौत के टिकट से इन्हें क्या परेशानी थी। कंगना रनौत ने मृणाल पांडे की कौन सी बहस खोल ली। बिल्कुल। और बताएं जी साहब, आप जो उत्तर प्रदेश की जो नई लिस्ट आई है उसके बारे में बताएं। आपके यहाँ से तो अरुण गोविल साहब पहुंच गए। हाँ साहब, अरुण गोविल को दे तो दिया है टिकट, लेकिन नाराजगी है यहाँ वेस्ट यूपी में तो इस बात को क्यों? लेकर। हाँ, अरुण गोविल का देखिए संजय जी, जिस जिस बंदे का यहाँ से टिकट कटा है, राजेंद्र हम्म, अग्रवाल, 3 बार से हम्म, एमपी थे, बहुत सज्जन आदमी, डाउन टू अर्थ, एक छोटे से कार्यकर्ता जो होते हैं ना कि पार्टी के नगर महामंत्री टाइप के, नगर सचिव टाइप के, इस तरह की पोजीशन में मैंने देखा है। कभी मैंने उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस तब तक अटेंड की थी, आज से 15-16 साल पहले की बता रहा हूँ, 2004-5 की। और उस समय आश्चर्य हुआ था लोगों को कि 2009 में फर्स्ट टाइम जब ये जीते थे, आश्चर्य हुआ था कि यार इनको टिकट मिला। और 2009 का चुनाव आप जानते हैं कि वो बीजेपी के लिए बड़ा खराब चुनाव था, उसमें सीटें हम्म, भी इनकी कम हुई थी बहुत। उस टाइम इन्होंने मेरठ की सीट जीत ली थी 2009 में, और 3 बार से लगातार रहे। तो किसी को, तो वहां के तो लोगों को तो ये उम्मीद थी कि किसी ऐसे कैडर, जिसे कहते हैं ना, कैडर की सीट थी ये, कि किसी कार्यकर्ता को ये सीट दी जानी चाहिए थी, और उनको ये ठीक नहीं हुआ। ये मतलब सही डिसीजन नहीं है। अरुण गोविल ठीक है कि सेलिब्रिटी हैं, कुछ भी है, लेकिन अरुण गोविल तो देश में से कहीं से भी लड़ा लेते। मुंबई से लड़ा लेते अरुण गोविल को, तो कहीं से भी लड़ा लो। मेरठ जैसी सीट से लड़ाने का कोई मतलब नहीं, दिल्ली से लड़ा लेते किसी भी सीट से, कहीं भी ऐसी सीट लगती है ना
के फंस रही है। शत्रुघ्न सिन्हा के सामने लड़ाए थे आसनसोल से, वहां से क्यों नहीं लड़ाया अरुण गोविल को, यहीं से क्यों लड़ा रहे उसमें हो? संभवतः ये बताया जा रहा है कि वो मेरठ के हैं मूलतः। नहीं, मेरठ के हैं सब, लेकिन मेरठ से अब कोई उनका ताल्लुक है नहीं, अब कभी रहे हो गए होंगे। ऐसा भी तो होता है ना कई बार, किसी की पैदाइश वहां की है तो लोग सोचते हैं मेरठ के हैं, लेकिन यहाँ पिछले 25 30 35 40 साल से अरुण गोविल का यहाँ कोई ऐसा रिश्तेदारी या कुछ इस तरह का है नहीं, आना जाना यहाँ पे। वो कभी ऐसा नहीं है कि रेगुलर यहाँ पे आते रहे हो, इतना टच है नहीं यहाँ पे। तो कुछ टिकट हैं इसमें जो ऐसा है, और बराबर वाली सीट है, वहां से जनरल साहब का काटा ही है, वीके सिंह का। जनरल साहब का तो क्यों काटा है ये बताइए? वीके सिंह का यही था कि एक तो थोड़ा सा लोगों का ये कहना था, वहां के कार्यकर्ताओं का, कि जनरल साहब से लोग मिल नहीं पाते। अब देखिए, एक जो इतने बड़े सैन्य अधिकारी रहे, टॉप मोस्ट पोस्ट पे रहे, वो हर आदमी की रीच से बाहर हो जाते हैं, और गाजियाबाद में कम, दिल्ली में ज्यादा रहते हैं, तो लोगों का कनेक्ट नहीं हो पाता। और अभी जिसे टिकट दिया है, अतुल गर्ग यहाँ के एमएलए हैं, लोकली गाजियाबाद के, पॉपुलर आदमी है, तो कुछ रही होगी। और बाकी तो बिहाइंड द सीन क्या बातें हैं, जनरल साहब को का टिकट क्यों काटना था, ये तो कुछ बातें हो सकता है कि ऊपर लेवल पर भी कोई बात हो कि पार्टी नहीं उन्हें रिपीट करना चाहती। तो ये तो और वरुण गांधी जी का क्या हुआ? वरुण गांधी ने तो इस लिस्ट के आने से पहले ही वो कौन सा फार्म होता है वो नामांकन के लिए मंगाते हैं, उसके 4 सेट मंगवा लिए थे अपना आदमी भेज के पीलीभीत से। और ये लिस्ट आने से पहले की बात बता रहा हूं मैं आपको। तो वरुण गांधी का तो पहले से ही लग रहा है कि वो अगर लड़ेगा तो निर्दलीय लड़ेगा, क्योंकि वहां बाकी तो कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिए। मायावती ने मुस्लिम को दे दिया है, अखिलेश यादव ने भी दे दिया है, और इसने बीजेपी ने जितिन प्रसाद का नाम डिक्लेयर कर ही दिया। तो वरुण गांधी के सामने तो ऑप्शन बचता ही नहीं है कुछ, क्या करे वो। और मुझे लगता है कि वरुण गांधी को चुनाव लड़ना नहीं चाहिए इस बार, घर ही बैठे वो, वरना वैसे वरुण गांधी किरकिरी ने होगी। सत्यपाल मलिक की तरह अति कर दी थी। हाँ, बिल्कुल सही बात है। और ये आप कैसे सोच रहे हो कि आपको टिकट मिल जाएगा इतना सब करने के बाद भी? आपको अगर आप राजनीति में रहना चाहते हो तो आपको कम से कम 1 साल पहले ही पार्टी छोड़ देनी चाहिए थी, इतना तो जजमेंट होना चाहिए था। और मैं तो संजय जी इस बात से भी आश्चर्यचकित हूँ, ये मेनका गांधी का भी टिकट कैसे बचा है। आप बताइए ना कि वो वीडियो देखा है आपने, वो इस्कॉन वालों को कसाई कहा था एक वीडियो में मेनका गांधी ने, कि ये तो कसाईयों से भी खराब हालत है इनके यहाँ, इनको कोई सूखी गाय नहीं मिलेगी इनकी गौशाला में। इस्कॉन वाले ने 100 करोड़ का मानहानि का केस किया हुआ इन्होंने मेनका गांधी पे। तो वो भी तो है ना, वो कहते हैं कि साहब की वो सोसाइटीज में कुत्तों का जो आतंक है उसके लिए मेनका गांधी जो है वो पूरी तरह से उत्तरदायी थे। हाँ, कुछ भी कहते रहे, लेकिन मेरा मानना है कि वो मे- आदमियों से ज्यादा कुत्तों की लीडर ज्यादा है। देखिए, आपको एक मजेदार और बताऊं आपको, वरुण गांधी को कितनी क्लियर हिंट दी गई थी। पीलीभीत में पिछली बार 2019 में जब लोकसभा का चुनाव हुआ था संजय जी, 3rd फेज में हुआ था, समझ रहे ना। और उत्तर प्रदेश में जब चुनाव शुरू करते हैं तो ऊपर से शुरू करते हैं, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, कैराना, इस तरह चलते हैं नीचे की तरफ। और इस बार पहले ही राउंड में रख दिया पीलीभीत का, 19 अप्रैल को ही। हम्म, हम्म। तो ये क्लियर इंडिकेशन था वरुण मतलब गांधी के देखिए, लिए। बरेली छोड़ दिया और हाँ, और वो और ले लिया। पीलीभीत रख लिया। मेरठ छोड़ दिया, मेरठ नहीं लिया इस बार, मेरठ भी नहीं लिया। हाँ, वरना हाँ। मेरठ ये तो सब पहले उसमें झटके में कवर हो जाते थे, तो मेरठ को भी नहीं लिया। ये जानबूझकर इस तरह का प्लान आया है, ये पीलीभीत इसमें कह के अमित शाह ने डलवाया होगा कि पीलीभीत का पहले राउंड में चाहिए मुझे, कहीं भी कर लो, कैसे भी करो। तो पीलीभीत तो इस बेल्ट में पड़ती ही नहीं है कायदे से, ये तो उधर वो जो नेपाल तराई वाला इलाका है, आगे चलते हैं उस तरफ देखिए, का इलाका है। ये तो बरेली के साथ में नॉर्मली होता है, बरेली रोहिलखंड, ये बरेली हाँ, पीलीभीत खीरी ये सब एक साथ जाते हैं। बरेली, आंवला, इन सब की एक साथ होती थी। बरेली, आंवला, शाहजहांपुर, लखीमपुर खीरी, हाँ, 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 धौरहरा, हाँ, हाँ। ये जी, सब जी, एक साथ बिल्कुल जाते सही। हैं। ये सब एक साथ जाते थे, तो ये क्लियर था कि आपको टिकट हम देने नहीं वाले हैं, तो आप अपना ठौर ठिकाना ढूंढ लो जो करना है आपको, ये क्लियर इंडिकेशन था। लेकिन उसके बावजूद भी उसने कुछ ऐसा डिसीजन लिया नहीं। और बात ये भी है कि कहीं से कोई ऑफर हो, और ये ऐसा तो है नहीं कि मास लीडर है कि कहीं से भी लड़ेंगे जीत जाएंगे।
ऐसा तो कुछ है नहीं इन लोगों का। और ईगो इतनी वरुण गांधी के अंदर कि मैं आपको बता दूं कि एक विधायक जी हैं हमारे परिचित, वो अब से लगभग 7-8 साल पुरानी बात बता रहे थे कि साहब हम एक दिन वहां गए इनसे मिलने के लिए, इनके बंगले पे, वरुण गांधी जी के यहाँ। तो कोई वहां लेडी आई हुई थी पीलीभीत से, अपनी कोई समस्या लेके, कोई पंचायत मेंबर वगैरह थी। तो उसने कहा कि जी हम अरुण जेटली जी के यहाँ भी गए थे, लेकिन वहां से कुछ रिस्पॉन्स नहीं आया, आप ही कुछ करा दो। तो बताते हैं कि उसे धमका के भगा दिया वरुण गांधी ने कि जाओ जेटली से करवा लो काम, हमारे सामने जेटली वेटली का इनका नाम मत लो। और बीजेपी में वरुण और मेनका से दो ही एक ही आदमी को अब सहानुभूति है, वो है राजनाथ सिंह। बाकी कोई नहीं चाहता। जब योगी सीएम बने थे उस समय वरुण गांधी के लिए बहुत ताकत लगाई मेनका ने कि सीएम बना दें, जब 2017 का हटाइए चुनाव हुआ। हाँ 2000 2009 में तो ये पहली बार, उस समय इनकी उम्र जो थी 40 साल भी नहीं थी। नहीं, आप ये बताइए ना संजय जी, ये तो एंटाइटल्ड है ना लोग इन पदों के लिए, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, बड़े बड़े पदों के लिए हैं ये लोग। तो वो गांधी परिवार जो सरनेम गांधी जुड़ जाता है तो बात ही कुछ और हो जाती है। तो बताते हैं कि पार्टी में जबरदस्त विरोध हुआ था। ये तो शायद उमा भारती ने भी कहीं इस बात का जिक्र किया, मुझे याद नहीं आ रहा कहां पे कहा, कि पार्टी में विरोध हुआ इसका भयंकर। उन्होंने कहा कि 50 साल से तो ये गांधी परिवार को झेल ही रहा है पूरा देश, और ये बीजेपी में आकर भी हमारे ऊपर यही राज करेंगे क्या? यहाँ साफ विरोध हुआ। और उस समय ये बात आई थी, उमा भारती और अमित शाह फ्लाइट में आ रहे थे, वहां शपथ हुआ था उत्तराखंड का। तो वहां पे फ्लाइट में उमा भारती से अमित शाह की बात हुई। तो अमित शाह से पूछा उमा भारती ने कि भाई अमित भाई, किसकी यूपी में किसे बना रहे हैं चीफ मिनिस्टर? तो उन्होंने कहा कि बहन जी, ज्यादातर विधायक योगी आदित्यनाथ के फेवर में, ऐसे बने थे योगी आदित्यनाथ। तो इन्हें ना कोई पार्टी में पसंद करता, ना अपनी क्षेत्र के लोगों में इनकी उठ बैठ है। मेनका गांधी की रेपुटेशन है, इसमें कोई बात नहीं है। मेनका गांधी किसी भी सीट से इंडिपेंडेंट लड़ेगी तो 1 या 2 की दावेदार रहेगी, वरुण गांधी नहीं है। वरुण गांधी में वो फायर नहीं है। देखिए, वरुण गांधी को तो पिछली बार इन्होंने सुल्तानपुर से हटाया था। सुल्तानपुर इन्होंने कॉन्स्टिट्यूंसी इनको दी थी, हार रहा था सुल्तानपुर वो यहाँ बर्बाद से, कर दी इसलिए इन्होंने। हटाया था। वो मेनका सुल्तानपुर नहीं हटवाया बर्बाद कर था। दी इन्होंने। मेनका भी बेचारी 15,000 से तो जीती है वहां से। हाँ, बहुत बहुत क्लोज फाइट थी वहां भी। अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को मेंटेन करना नहीं जानता बंदा। देखिए, सहारनपुर का बताइए। सहारनपुर में बड़ी चर्चा थी कि नए को टिकट दिया जाएगा, लेकिन वही राघव लखनपाल को फिर रिपीट कर हाँ, दिया गया। ये बड़ा, ये बता रहा हूं मैं आपको कि जैसे मैं राजेंद्र अग्रवाल की बात कर रहा था, वहां पे राघव लखनपाल का दे दिया है। और 2014 में जीते थे, पिछली बार हार गए थे। ये समझ में नहीं आई कि अगर टिकट रिपीट ही करना था तो आपने जो आपका प्रत्याशी है उसका इतना समय क्यों खराब किया? वो जनसंपर्क करता, अपना और काम काज करता है। प्रत्याशी के पास तो बहुत काम होते हैं। और पहले राउंड में पहले राउंड में चुनाव है वहां, उसका आप टिकट होल्ड करके क्यों रखे हुए हो? ये समझ से बाहर है। और दूसरे, आप वो हारी हुई सीट है आपकी, पिछली बार आप हार गए वो सीट, बसपा ने जीत ली थी वो सीट। तो उस सीट पे भी तो आप, उस सीट पे तो आपको और भी ज्यादा फोकस करना चाहिए कि सीट वापस ली जाए। 2014 वाली जो हम हारे थे 16 सीट, ये तो हमें वापस लेनी लेनी है। तो समझ से बाहर है। और राघव लखनपाल की क्षेत्र में छवि बहुत बढ़िया है। और उनके फादर एमएलए रहे, निर्भय पाल शर्मा, उनका मर्डर हो गया था, बहुत बड़ा घटना हुई थी एक उस समय, बड़ी चर्चित, 2000 के आसपास। तो पॉपुलर है, क्यों पता नहीं सहारनपुर में क्यों देरी की गई, ये आश्चर्य की बात है। ये समय से टिकट डिक्लेयर होना चाहिए था। लेकिन उनके चांसेस बढ़िया है। वहां कांग्रेस से इमरान मसूद है, मायावती ने भी मुस्लिम कैंडिडेट उतारा है, तो वो राघव लखनपाल इस बार जीतेगा। अब पिछली बार 1-on-1 था, 1-to-1 फाइट थी। नहीं, 1-to-1 तो थी। इमरान मसूद पिछली बार भी आ गया था, इमरान मसूद पिछली बार भी था। लेकिन ये था कि बसपा और सपा का कैंडिडेट, एक जगह जो वोट मिल जाते हैं ना, दलित वोट और वो सब, वो कॉम्बिनेशन जरा ज्यादा खतरनाक पड़ जाता है। जहां पर बसपा के टिकट पे मुस्लिम कैंडिडेट आ जाता है तो वो समीकरण ज्यादा खतरनाक बन जाती है पिछली बार। तो इस बार सपा उधर है, इमरान मसूद की तरफ, मतलब इंडिया अलायंस उसकी तरफ है, वो कांग्रेस के कोटे से आया है। तो मुसलमान उधर भी जाएंगे, इधर भी जाएंगे, दोनों जगह जाएंगे। पिछली बार इमरान मसूद पिछड़ गया था इस चक्कर में, कांग्रेस को वोट नहीं दिया था मुसलमानों ने। तो जी जी, फेयर चांस करेक्ट है इस बार उसके। करेक्ट। और अब तो लगभग सभी के जितने भी मेजर जो प्लेयर्स हैं वो
उनके आ गए हैं खाली। अभी रायबरेली अमेठी का कुछ कांग्रेस ने नहीं बताया। हाँ, हाँ, बिल्कुल सही बात है। कुछ अभी ज़िक्र ही नहीं हो रहा है इसका, या तो इंतज़ार में हैं, अभी देख रहे हैं कि भई समय लगे कि वो अभी अ, मेरे ख़्याल में अभी तीसरे-चौथे राउंड में होगा अगर रायबरेली का चुनाव होगा, अभी पहले, दूसरे, तीसरे में तो है नहीं शायद। तो बाद में है, हो सकता है कि लेट हो कैंडिडेट डिक्लेयर। और रायबरेली से मुझे लग रहा है कि दोनों देख रहे हैं। दोनों ही इंतज़ार कर रहे हैं, भाजपा वाले भी इंतज़ार कर रहे हैं, कांग्रेस वाले भी इंतज़ार कर रहे हैं कि भाई पहले तुम कर लो, पहले तुम कर लो। अमेठी में भाजपा में अमेठी तो नूपुर शर्मा की बड़ी सुगबुगाहट थी। चर्चा है, लेकिन अभी तो केवल यही है, लोग जानते हैं कि अमेठी से स्मृति ईरानी लड़ रही है, रायबरेली से अभी कोई कंफर्म नहीं है। रायबरेली से तो उसका भी नाम चल गया था, वो जो अभी सपा छोड़ के आया है मनोज पांडे, उसका नाम चला दिया था सपा वालों ने, क्योंकि वो उसकी मनोज जो पांडे का तो ठीक है वो, लेकिन वो मनोज पांडे का वहीं विरोध भी है काफी। हाँ, वो तो होता ही है। तो मुझे लग रहा है कि रायबरेली को लेके अभी दोनों ही पक्ष जो है वो विचार-विमर्श कर रहे हैं, भाई क्या किया जाए? तो इंतज़ार में है कि पहले तुम डिक्लेयर करो, पहले तुम। उसी चक्कर में लटका हुआ है रायबरेली का। और अभी बीजेपी ने पहले 1, 2, 3 पहले 1 या 2 राउंड के जो हैं टिकट ज़्यादातर वही फाइनल किए हैं। यहाँ पे यूपी की अगर बात करें तो अभी कुछ टिकट और बचते हैं। मुझे तो कांग्रेस पूरी तरह से नर्वस दिखाई पड़ रही है। अभी तक महाराष्ट्र का इनका वही नहीं हो पाया, उनका बिहार का भी फाइनल नहीं हो पाया, और बीजेपी ने सब जगह के फाइनल कर दिए, टिकट भी बांटने शुरू कर दिए। महाराष्ट्र का भी उनका हाँ, फाइनल हो गया, बिहार में तो देखिए और ना, एक ही दिन में ही उनका जेडीयू और तमिलनाडु तक बीजेपी का दोनों फाइनल ने। हो गया, आंध्रा का भी हाँ, फाइनल हो गया, उनका बिल्कुल। बिहार भी फाइनल हो गया, सब फाइनल कर दिए। ना सब फटाफट में। अभी जो टिकट डिक्लेयर हुए हैं टोटल, मैं गिन रहा था इसमें। आज पंजाब भी क्लियर हो गया कि हाँ, पंजाब में हाँ। गठबंधन नहीं होगा। हाँ, देखिए मैं जो इसमें गिन रहा था बीजेपी के अभी तक 398 टिकट आ चुके हैं 543 में से। तो और मैक्सिमम उनको टिकट आ गए। 445 ही लड़ने हैं, उनको हाँ, 445 ही लड़ने उनके हैं। जो, हाँ, जो उनके अपने कोटे के हैं उनके हिसाब से 90% टिकट बीजेपी के डिक्लेयर हो चुके हैं। करेक्ट। हम्म। तो ये है साहब स्थिति। तो चलिए आज की चर्चा को अब यहीं पर विराम देते हैं। सभी दर्शकों को बहुत धन्यवाद, हर्ष जी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। नमस्कार।